जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइन इंस्पेक्टर या माइनिंग इंस्पेक्टर के बारे में कि माइन इंस्पेक्टर किस तरीके से बनता है, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसकी सैलरी कितनी रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, योग्यता क्या चाहिए, माइन इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ओवरऑल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइन इंस्पेक्टर के संबंध में संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो, वो भी स्पेशली माइन इंस्पेक्टर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपके माइन इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, वो सभी के सभी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर क्लियर होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। और अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए हम इस वीडियो में लगातार आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि माइन इंस्पेक्टर और माइनिंग इंस्पेक्टर दोनों बात एक ही है। चाहे माइन इंस्पेक्टर कह दो, चाहे माइनिंग इंस्पेक्टर कह दो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। तो ध्यान रखना, जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी वैकेंसी निकलती है और स्टेट गवर्नमेंट से भी यहाँ की इसकी वैकेंसी निकलती है। वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। जैसे अभी मध्य प्रदेश में निकली हुई है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में निकली थी, राजस्थान में निकली थी। तो इस तरीके से जैसे स्टेट को लगता है कि अब हमें माइनिंग इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, तो वो फिर उसकी रिक्रूटमेंट जारी कर देता है। तो ओवरऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी आता है। अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, वर्कलोड कितना होता है, सैलरी के बारे में कि जब आप माइनिंग इंस्पेक्टर बनोगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है, आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है, फीस फॉरम फीस कितनी रहेगी। और ये सारे सब कुछ ओवरऑल स्टेट वाइज बदलते भी रहते हैं। जैसे एज लिमिट का क्राइटेरिया ये स्टेट वाइज बदलता रहता है। कुछ कुछ स्टेट वाले इसको अपने सभी स्टेट वाले अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको, लेकिन ओवरऑल एवरेज लगभग बराबर होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से इस वैकेंसी को देखो। और इसके अलावा हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माइनिंग इंस्पेक्टर को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो माइनिंग इंस्पेक्टर वो बनने के लिए आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सेम ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के कैंडिडेट को मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट दी गई है, वहीं एससी एसटी के कैंडिडेट को मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट दी गई है। तो ये है इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया। और ध्यान रखना, यहाँ पर फिजिकल नहीं होता, ये मैं आपको अब भी बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में चल रहा होगा कि माइनिंग इंस्पेक्टर है, यहाँ पर फिजिकल भी होगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का कोई फिजिकल नहीं होता है। और माइनिंग इंस्पेक्टर मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। जैसे आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। जैसे आप मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और लास्ट फाइनल। इन तीनों को मिलाकर, प्री मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के मार्क्स को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो ओवरऑल आपको माइनिंग इंस्पेक्टर की बहुत ही शानदार वाली जॉब मिल जाएगी।
जॉब लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो जॉब लोकेशन आपकी माइंड में रहेगी, मतलब जहां पर खान है, जहां पर खदानें हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब वो माइन किसकी है ये डिपेंड करेगा। कोयले की माइन भी हो सकती है, लोहे की माइनिंग भी हो सकती है, सोने की माइनिंग भी हो सकती है, डायमंड की माइनिंग भी हो सकती है, तांबे की माइनिंग भी हो सकती है। ओवरऑल किसी भी तरीके की माइन हो सकती है, खान हो सकती है, उसमें आपकी यहाँ पर जॉब रहने वाली है। वर्कलोड के बारे में यदि हम डिस्कस करें, देखो आपने माइन इंस्पेक्टर शब्द बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन आपने पुलिस में इंस्पेक्टर शब्द तो बहुत सारी बार सुना होगा। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर का जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन यदि हम पुलिस इंस्पेक्टर से कंपेयर करें माइनिंग इंस्पेक्टर के वर्कलोड की, तो पुलिस इंस्पेक्टर की तुलना में माइनिंग इंस्पेक्टर का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, लगभग आधे से भी कम होता है। तो ओवरऑल यदि आप माइनिंग इंस्पेक्टर बनते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहने वाला, जिस तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर पर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड रहता है। उसके बाद वर्क की बात करें कि आपको काम क्या करना होगा। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसको ओवरऑल सब तरीके का काम करना पड़ता है, जनता से बिल्कुल कनेक्ट रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप यदि माइनिंग इंस्पेक्टर बनते हो तो आपका जो काम होगा वो माइन से रिलेटेड होगा, खदान से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब वो खान गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। इसके अलावा आपका मेनली काम होगा अवैध खनन को रोकना। ठीक है, कि कहीं पर चुपके से, मतलब बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए कहीं पर खान तो नहीं चल रही है, कुछ लोग खनिजों का अवैध खनन तो नहीं कर रहे। इस तरीके से ओवरऑल आप खनन से रिलेटेड आपका काम रहेगा। ठीक है, खान से रिलेटेड आपका काम रहेगा, मिनरल्स खनिजों से रिलेटेड आपका काम रहेगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन यहीं से मिलता है, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन टारगेट होता है वो होता है रुपए कमाना। और यदि हमें कहीं पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो, जो माइनिंग इंस्पेक्टर है वो पे मैट्रिक्स लेवल 7 की जॉब होती है। इनका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक होता है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि आपकी 2023 में ज्वाइनिंग होती है एज ए माइनिंग इंस्पेक्टर, तो आपको पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, आपका स्टार्टिंग पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए रहेगा। डीए फिलहाल में 42% है, बाकी कुछ कुछ स्टेटों का कम है, तो वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है डीए। लेकिन यहाँ पर हम 42% मानकर चल रहे हैं, तो 42% के अकॉर्डिंग आपका डीए बनता है 18,858 रुपए। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करें तो ओवरऑल जो माइन होती है वो गांव में होती है, इसलिए इनको जो एचआरए वो 9% के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब ओवरऑल सबसे कम एचआरए मिलता है। तो 9% के अकॉर्डिंग 4,041 रुपए इनका एचआरए हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको 3,600 रुपए मिलते हैं। डीए ऑन टीए इनको 1,512 रुपए मिलते हैं। और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जिनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 72,911 रुपए। अब इसमें कुछ कटौतियां होती हैं, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। अब एनपीएस के 6,375 रुपए कटेंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये फ्री के क्यों कट रहे, फोकट के क्यों कट रहे। भाई ये फोकट के नहीं कट रहे, जब आपको मैं एनपीएस के बारे में समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सोचोगे कि यार ये तो जितना ज्यादा कटे उतना ही अच्छा है। देखो, होता क्या है सीन, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा, ठीक इससे कुछ ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एक महीने में एनपीएस अकाउंट में कम से कम 20% अमाउंट ऐड हो जाएगा। 10% जो आपका कटा, 10% से ज्यादा जो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की तरफ से आपको बोनस के तौर पर या बिल्कुल एक्स्ट्रा फोकट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जितना ज्यादा आपका कटेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट आपको अपनी खुद की तरफ से ट्रांसफर करेगी।
ठीक है, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो ये आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। CGGIS के आपके 200 रुपये कटेंगे, जिसमें आपका फुल्ली इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो आपकी फैमिली को बहुत अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा। CHES में आपके 610 रुपये कटेंगे, जिसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ स्टेट होते हैं जो मेडिकल अलाउंस के नाम पर रुपए दे देते हैं, जैसे 1000 रुपये मंथली दे देते हैं वो मेडिकल अलाउंस के तौर पर। तो जहां पर मेडिकल अलाउंस के तौर पर 1000 रुपये का अमाउंट दिया जाता है, वहां पर CHES नहीं करता, वहां पर इनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ पर CHES कट रहा है 610 रुपये मंथली, तो यहाँ पर इनको और इनकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टोटल कटौती हो जाती है 7185 रुपए की। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सैलरी को देखकर आपको बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो इनकी नेट पहले महीने की सैलरी बनती है 65,726 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा सैलरी अमाउंट है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में कि इसका प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। देखो, ये जो सिलेबस वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जिस स्टेट से वैकेंसी निकल रही है वो स्टेट अपने खुद के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस डिसाइड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर पैटर्न डिसाइड करता है कि प्री कितने मार्क्स का होगा, मेंस कितने मार्क्स का होगा। तो ये बदलता रहता है। ठीक है, तो ये जिस स्टेट से रिक्रूटमेंट निकलेगा उसी के बाद हमें पता चलेगा कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितनी है। ये सारा सब कुछ ये स्टेट वाइज बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करें कि इनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। देखो, इनको राशन मनी का अलाउंस मिलता है। ठीक है, खाने के लिए भी इनको मिलता है, गवर्नमेंट देती है। ड्राइवर, इसके अलावा इनको ड्रेस अलाउंस मिलता है। इनका एक 3 स्टार पोस्ट होती है ये, तो इनको एक ड्रेस दी जाती है, तो ड्रेस अलाउंस मिलता है। इनको जूतों का अलाउंस मिलता है। इनको राइफल मेंटेनेंस का अलाउंस मिलता है। इसके अलावा इनको 12 महीने की नहीं बल्कि एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है। जैसे पुलिस में 13 महीने की सैलरी मिलती है, एक महीने की सैलरी बोनस के तौर पर मिलती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो माइनिंग इंस्पेक्टर है इनको भी एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा इनको एक पुलिस की कार दी जाती है, जिसमें एक पुलिस का ड्राइवर होता है। बहुत अच्छी खासी, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होती है इंस्पेक्टर की। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें। देखो, यदि आप पुलिस में इंस्पेक्टर बनते हो तो उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहता है ग्रेजुएशन, कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप वहां पर एलिजिबल हो। लेकिन यहां पर यदि आप माइनिंग इंस्पेक्टर या माइन इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी होना चाहिए, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो जियोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर आपके पास माइनिंग इंजीनियर का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब BA BSc BCom यदि आपने नॉर्मल सब्जेक्टों से कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और यदि आपने जियोलॉजी या माइनिंग इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस करें, ये स्टेट वाइज बदलती रहती है। तो ओवरऑल आपके माइनिंग इंस्पेक्टर को लेकर जितने भी डाउट थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एक ममता रानी नाम से कैंडिडेट थे हमारे यूट्यूब फैमिली में, एक कैंडिडेट थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर माइनिंग इंस्पेक्टर के ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाओ, तो उन्हीं के डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपकी डिमांड पर भी बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी के साथ बिल्कुल फुल डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।